हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। इसको रटना नहीं है, ना ही याद करना है, बिल्कुल समझ लेना है, बस समझ के लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच है कि 1848 ईस्वी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। बराबर। पहला कारण थे लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप जो थे 1848 में वहाँ के राजा थे। लुई फिलिप के पहला था लुई फिलिप की कमजोर नीति। दूसरा हो गया आपका लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। ये गीजो को प्रधानमंत्री किसने बना दिया? लुई फिलिप ने। तीसरा हो गया आपका पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। चौथा असफल विदेश नीति। पांचवा किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। छठा बेरोजगारियों और भूखमरी का बढ़ जाना। इसी के कारण जो है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, यही सब कारण था। इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना है, लुई फिलिप कहाँ के रहने वाले थे? तो पेरिस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पेरिस। तो पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। तो लुई फिलिप का जो जन्म हुआ है, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लुई फिलिप का जन्म कब हुआ था। तो लिखेंगे 6 अक्टूबर 1773। 6 अक्टूबर 1773 ईस्वी में लुई फिलिप का क्या हुआ था? जन्म हुआ। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो जानेंगे, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था? तो इसके बारे में जानेंगे, मेजनी के बारे में। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। दूसरा स्टेप, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की? तो उसका आंसर दीजिएगा 1831। यह पूछ दे कि मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का स्थापना किया, तो उसमें आज दे दीजिएगा यंग यूरोप। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका आंसर देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला है, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। दूसरा, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र था। तीसरा है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो चलिए 4 प्रश्न करा दिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए गाइस, हम लोगों के बीच आ गया है 5वां प्रश्न, जो कि प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाता, लेकिन इसमें बाधा कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया।
इसी समय मेजनी उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। ये जो मेजनी है ना, ये बहुत चालू था। क्या चालू था? नागरिक आंदोलन जैसे शुरू हुआ तो उसी समय उसने सोच लिया मेजनी ने कि उत्तर और मध्य इटली को मिला के हम एकीकरण कर लें। लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। इसी बीच आ गए एक मेटरनिख, जिन्होंने नागरिक आंदोलन को क्या किया? दबा दिया। तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए मेटरनिख दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश द्वारा दबा दिया गया। मतलब मेटरनिख जो है दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश, मतलब कार्लसबाद ने आदेश के द्वारा उसको क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक, तो चलिए आगे अगला प्रश्न में, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? इसका आंसर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुवक का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ गया हम लोगों के भी सातवां प्रश्न है गैरिबाल्डी के कार्यों पर चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी ने क्या क्या कार्य किए थे उस पर चर्चा करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। गैरिबाल्डी ने किस पर आक्रमण किया? पहला सिसिली, दूसरा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापना की। तो गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया। देखिए, इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली जीते गए क्षेत्र विक्टर एमुनुएल को दे दिया। तो ये जो मतलब कि गैरिबाल्डी ने जो दक्षिणी इटली को जीता था तो वो किसको दे दिया? विक्टर एमुनुएल को दे दिया। तो विक्टर एमुनुएल को देने के बाद ही इस तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। सही बात है, स्वाभाविक बात है। अगर किसी भी चीज को पाने के लिए कोई भी चीज खोना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए दक्षिणी इटली को जीता था किसने? गैरिबाल्डी ने। तो गैरिबाल्डी ने जो जीता था वो किसको दे दिया? विक्टर एमुनुएल को दे दिया। तो चलिए आठवां प्रश्न और लास्ट प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न का इस चैप्टर का। तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? ठीक, तो इसका आंसर है विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। ये कौन जानता था? विलियम प्रथम, कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। देखिए, कोई भी चीज अगर जो व्यक्ति मजबूत है या कि मतलब पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो वो उसी को क्या किया? जैसे कि ये जो चांसलर था बहुत पावरफुल था, तो इसने बिस्मार्क ने उसको ये क्या किया? चांसलर घोषित कर दिया। बिस्मार्क ने अपना चांसलर घोषित किसको कर दिया? तो ये हो गया, विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर घोषित कर दिया। तो विलियम चांसलर घोषित किया। तो विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो ये जो था बिस्मार्क बहुत पावरफुल आदमी था, जो विलियम ने क्या किया? अपना चांसलर उसको घोषित कर दिया। उसी के कारण क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। अगर अपना चांसलर बिस्मार्क ने
अपना चांसलर विलियम ने अगर बिस्मार्क को नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो आप लोग समझे होंगे, आप लोगों के बीच टोटल 8 प्रश्न हमने लघु उत्तरीय कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।